इसका पेपर 1 हमने कल डिस्कस किया था। आ जाइए फटाफट से बातें करेंगे और सीखेंगे, मतलब बातों में सीखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ्स आपको एक साथ मिलेंगे, कई सारे पीडीएफ, कम से कम भी 8-10 पीडीएफ्स इकट्ठे हो गए हैं। इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल बैच करियर विल ऐप पर आप उसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं, या सीटेट के बैचेस में भी एडमिशन अभी ओपन है। और दिवाली तक, दशहरा से दिवाली तक डिस्काउंट भी है। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फटाफट से पढ़िए और समझिएगा एक बार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। याद रखिएगा किसके, विकास और अधिगम के बीच का जो रिश्ता है, किसके अकॉर्डिंग, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग, वो क्या है ना। सिंपल बात है, डेवलपमेंट और लर्निंग को वाइगॉस्की किस तरह देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है, जो हमारी स्टेजेस में हमारा विकास है, जो हमारी मेच्योरिटी जिसमें शामिल है कि एज के साथ कुछ चीजें आती हैं, जिसमें अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग वो है जिसको हम एफर्ट और प्रैक्टिस से अपने एनवायरनमेंट में एफर्ट और प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग करके सीखते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एज पर लेव साइमन वाइगॉस्की के अनुसार, लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बताइएगा फटाफट से। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझेंगे कुछ चीजों को। स्टार्ट करें। नारियल पानी आप पियेंगे नहीं क्योंकि ठंड हो जाएगी आपको। मौसम चेंज हो चुका है, बट मैं पीऊंगी, मैंने एक्सरसाइज की अभी। नारियल पानी से याद है, उनको पैसे नहीं दिया आज भैया को, और उन्होंने मांगे भी नहीं, मैं फोन पे थी। चलो दे देंगे, कोई बात नहीं। 2 नारियल का कर्ज कैसे चुका पाऊंगी अब मैं। देखो एक बार, अगर हम बात करें विकास और अधिगम की, है ना, विकास एवं अधिगम की, आप में से कई लोग उसी कैटेगरी के होंगे कि किसी के 5 रुपए आ जाएं तो जब तक वो वापस ना चले जाए ना, बेचैनी रहती है। तो वही स्थिति में हूं मैं अभी। विकास एवं अधिगम की अगर हम बात करें तो कौन सा दृष्टिकोण वाइगॉस्की के अनुसार सही होगा। वाइगॉस्की वो व्यक्ति हैं जो विकास को कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया मानते हैं, यानी सतत मानते हैं। तो सतत में ना तो ये स्टेज की बात करते हैं, ना ये एज की बात करते हैं। ये कहते हैं अगर आप सही कंपनी में है, कंपनी मतलब वो वाली प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी नहीं, आपका जो भी सर्कल है, जो भी एनवायरनमेंट है, सही समाज और संस्कृति के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें एज से पहले सीख जाते हैं, यानी लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ऐसा वाइगॉस्की मानेंगे। लीनियर हो नहीं सकता, अधिगम लीनियर नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है। आप कुछ भी सीखना शुरू करते हैं, क्या सेम गति से, सेम रेट पे सीखते हैं, हर दिन उतना ही सीखते हैं जितना पहले सीखा था? नहीं, कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, कभी आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो टाइम लगता है, बाद में स्पीड बढ़ जाती है, फिर कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है तो कम हो जाती है स्पीड। तो ये लीनियर नहीं हो सकती, लर्निंग या डेवलपमेंट में से, दोनों में से कोई भी लीनियर नहीं हो सकता। दोनों ही स्पाइरल प्रोसेस हैं, यानी वर्तुलाकार हैं, आगे पीछे, कभी कम कभी ज्यादा। एक स्टेज में आपका डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, दूसरी स्टेज में हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये स्पाइरल होते हैं दोनों ही, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो लर्निंग हो। द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। भैया दोनों का रिलेशनशिप स्टैटिक यानी स्थिर है, निश्चित है, ऐसा भी नहीं है ना, चेंजेबल हो सकती हैं ये चीजें। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात सही है, यही मैंने आपको शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो अधिगम है, सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, विकास के अग्रिम होता है, यानी आगे होता है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही लोगों में हैं, मतलब लोगों मींस आपकी जो कंपनी है, जो माहौल है, जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो एनरिच्ड है, यदि समृद्ध है, तो आप एज से पहले बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। इसका मतलब लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से पहले चल रही है एज पर वाइगॉस्की, क्योंकि ये स्टेज की बात नहीं कर रहे। प्याजे क्या है, वो स्टेज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया इस स्टेज में इतनी चीज आएगी और उस स्टेज में ये वाली रीजनिंग आएगी। वाइगॉस्की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, जो डेवलपमेंट है वो क्या है। हाँ, ये सीरीज बिल्कुल हेल्प करेगी, क्यों नहीं करेगी सुपर टेट में। यार ये तो कॉमन टॉपिक्स है ना, ऐसे डाउट क्यों आ जाते हैं। आप तो करोड़पति आदमी हो, देख रहे हो, ये स्टीरियोटाइप है ना, करोड़पति सिर्फ आदमी को होना है। खैर यहाँ पे आदमी का मतलब मनुष्य से हो सकता है, बट ये हमारा बेसिकली स्टीरियोटाइप्स हैं ही। ये सब बोल के रुला देते हो हम लोग बेरोजगारों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा क्या बोला मैंने, ये तो बेसिक सिंपल है ना। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी थी तब भी ऐसा थोड़ा ना मैं उधार रखती थी लोगों के, है ना। देखिएगा, मतलब उतना ही खर्च करो जितना आपके पास हो। अब कई लोग इसमें भी बातें निकालेंगे, बट क्या कर सकते हैं, अभी टॉपिक ये है। डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग, यानी विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। ये बात गलत है, ये एक बार को कौन कहेगा, प्याजे कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लालच का कोई अंत नहीं है। देखिए बताइएगा फटाफट से, जल्दी बताइए। एसएसटी करवा दो यार, एसएसटी तो नहीं बट हाँ बाकी सब्जेक्ट करेंगे। हिंदी पेडागोजी करा दो, अजरा कह रही हैं, कराएंगे। अभी शुरुआत में मैंने यही बात की है आज आकर के, बताइएगा। पोल में जवाब दीजिए। द डेवलपमेंटल थियरिस्ट्स हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। कौन से वो विकासात्मक थियरिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो विकास है वो सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी रखता है थ्रू आउट लाइफ। बेसिकली पूछा है विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं, यानी डेवलपमेंटल थियरिस्ट जो डेवलपमेंट पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये मानते हैं आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि ब्रेन जो है हमारा वो सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी रखता है। प्लास्टिसिटी क्या है उस पर अभी आएंगे। और जो थ्रू आउट लाइफ चलती है आर लाइकली टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि थ्रू आउट हमारे अंदर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी रहती है। इस बात के बारे में आप क्या मानते हैं कि ये कहां से ज्यादा प्रभावित है? हेरिडिटी से। बट हेरिडिटी तो अगर हम देखें तो एक एज के बाद जो आपकी हेरिडिटरी गुण हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तो आप डिके की तरफ जाते हैं। तो हेरिडिटी तो नहीं कहेगी कि थ्रू आउट प्लास्टिसिटी चलेगी। एनवायरमेंट, हालांकि इसका भी रोल है, जेनेटिक्स का भी रोल है, ऐसा नहीं है किसी भी चीज में कि हम बिल्कुल नकार दें, बट मेजर रोल हेरिडिटी का नहीं है। हेरिडिटी के अनुसार तो फिर आप कुछ दिन में बूढ़े भी होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एज के साथ भी चीजें करते रहते हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस की, वातावरण एवं अनुभव की, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी का मतलब है आप टाइम के साथ थ्रू आउट आपके ब्रेन में वो क्षमता है, आपके जेनेटिक्स में वो क्षमता है, जीनोटाइप में वो क्षमता है कि आप अपने फिनोटाइप को, याद है फिनोटाइप जीनोटाइप की बात की थी, फिनोटाइप को यानी आप अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते रह सकते हैं। अगर आप चाहें, चाहे आप 90 साल के हो, आप कंप्यूटर भी सीख सकते हैं अगर आपने टाइम के साथ अडेप्ट किया है, क्योंकि आपके ब्रेन में वो क्षमता है, वो प्लास्टिसिटी है, वो न्यूरॉन्स का जो पाथवे है, अगर आप चेंज करते रहेंगे उसको, सेम तरह का ही काम नहीं करते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगे, तो ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा हमेशा। ये एनवायरनमेंट है, ये वातावरण है कि वातावरण के साथ आप अडेप्ट कर पाए, ये प्लास्टिसिटी है। तो एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस पे निर्भर करेगा। जिन लोगों को एनरिच्ड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा या जो लोग इच्छुक नहीं होते, वो एक टाइम के बाद कहने लगते हैं अरे हमसे कहाँ फोन चलेगा, अब तो हमारी उम्र हो गई है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी विशिष्ट प्रभाव नहीं, ये ऐसा नहीं कि कोई डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस, रेमंड बी कैटल बात करते हैं। क्रिस्टलाइज्ड है कि जो चीजें आप नॉलेज के साथ इकट्ठे करते रहते हैं। नोट्स कब मिलेंगे, रिया कह रही हैं, कराते हैं प्रबंध, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नोट्स को लेकर मेरे दिमाग में अच्छे आइडियाज हैं, जल्दी ही डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स पे 2 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफर्स टू, यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य। असातत्य क्या है, यानी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी वही डिसकॉन्टिन्यूटी है जो प्याजे मान रहे हैं कि भैया स्टेज में, एक स्टेज में इतनी चीज, दूसरी स्टेज में इतनी चीज, ऐसे आप सीखेंगे। बताइएगा एक बार, बताइए बताइए। ये देखो, कुछ लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, इनसे मेहनत तो होती नहीं है, बातें दिलवा लो कितनी भी। फोकस करो टॉपिक पे, डिस्ट्रैक्टिंग कमेंट मत करो। सोनाली हैप्पी बर्थडे भाई। न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूजा कह रही हैं, या आप में से कई लोग कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो डिसकॉन्टिन्यूटी यानी विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के जब हम मायने की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। बात तो सही लग रही है। नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि एक स्टेज जन्म से 2 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हुआ, अब ये रुक जाएगा, इसके बाद इतना होगा, ऐसा नहीं होता है ना। प्याजे की स्टेज ये थोड़ी कह रही है पहले की जो क्षमताएं हैं वो आएंगी, जो सेंसरी मोटर में आ चुका है वो अब प्री ऑपरेशन में खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कहा है। आ डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड इन डेवलपमेंट, ये डाउनवर्ड नेगेटिव नहीं है, है ना, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ये बुरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है।
इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप डिसकंटिन्यूटी है। जी नहीं, ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी यहाँ एक पॉजिटिव बात है, उसका मतलब है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। मतलब एक स्टेज में ये चीजें आई, दूसरी स्टेज में कुछ और चीजें आएंगी जो आप दुनिया की समझ आपकी बेहतर होगी कि अब आपके अंदर लॉजिक आ चुका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो अब आपकी दुनिया की समझ बेहतर होगी। स्टेजेस में बांटना है सिर्फ डिसकंटिन्यूटी यहां पे, इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट रुक गया है। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो टाइम के साथ, स्टेज के साथ डेवलप होते हैं। ठीक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इस बार पेरेंटिंग स्टाइल्स पे कई क्वेश्चन आए हैं। ये 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अथॉरिटेटिव स्टाइल, इस पे अभी मैं बता भी दूंगी। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली, ठीक, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस पर बेस्ड है? पहला ऑप्शन है मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए खुद निर्णय लेना। तो वो तो वैसे वाली बात होगी ना, अमिताभ बच्चन याद कीजिए कभी खुशी कभी गम के, तो वो क्या है? वो अथॉरिटेटिव नहीं है, वो अथॉरिटेरियन है ना, वो अथॉरिटेरियन है। खुद ही आपने निर्णय ले लिया, तुम्हारी शादी किससे होगी हम बताएंगे, क्या करना है तुम्हें जीवन में हम बताएंगे, उसकी अपनी कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं। तो ये अथॉरिटेटिव नहीं है, अथॉरिटेरियन है। ये सत्ता, ये निरंकुशवादी हो गया अथॉरिटेरियन, हिटलर जैसे माँ बाप, है ना। बी ऑप्शन है नॉट लिस्निंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, लिसनिंग होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लिसनिंग टू अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी गड़बड़ है कि बच्चे के पक्ष को सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ मानते ही नहीं है। आप तो कहते हैं हमने पैदा किया, जैसे हम करेंगे वो करोगे अब तो तुम, ठीक है ना। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द चाइल्ड, यानी बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना जिसमें कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बात में रीजन है तो आप रीजनिंग दे सकते हैं, बच्चे के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। अब उसको दीवार में जाके कहीं सर फोड़ना है तो फोड़ेगा ही, लेकिन रीजनिंग अगर आप, और ऐसा होगा नहीं अगर आप शुरुआत से ही उसको मौका देते आए हैं, रीजनिंग रखते आए हैं, तर्क रखते आए हैं उसके सामने कि भाई उसका डिसीजन अगर उसे अच्छा लग रहा है तो आप तर्कपूर्ण तरीके से समझाएं कि भाई ये तरीके या इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम बताओ तुम्हारा क्या सोचना है। तो ये अथॉरिटेटिव में होता है सब। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग, ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, अथॉरिटेटिव, है ना। अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव है कि जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। एंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेरेवर पॉसिबल, जहां पे भी हो सके। जॉइंट डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? बच्चे का भी पक्ष जहां शामिल हो और पेरेंट का भी, है ना। दोनों लोग मिल करके रीजनिंग लगा करके या बातचीत करके दोनों में से जो चाहते हैं उस एक डिसीजन पर आ पाए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। हमारे बिहार में माँ बाप हिटलर से भी आगे नहीं। तो जॉइंट डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो शौर्य सिंह कह रहे हैं लाइक के लिए बोल दो। देख रहे हो कितना शौक है बच्चों को, आप लोग भूल जाते हो। कोई बात नहीं, माहौल बन रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइक शेयर देखा जाएगा। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, है ना। तो अथॉरिटेटिव में फायदा यही है कि कंट्रोल भी होता है और केयर भी होती है। ध्यान रखिएगा ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल हैं। एक है आपका अथॉरिटेरियन, निरंकुशवादी कहेंगे इसको, अथॉरिटेरियन। हिंदी में याद रखने की बजाय इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बदल जाएंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे पेपर में, ठीक है। और एक है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव जिसकी अभी बात हो रही थी, ये बेस्ट है अगर हम बात करें। फिर आता है क्या? फिर आता है आपका अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन। देन पैसिमिस्टिक भी आएंगे, पैसिव, पैसिव कह लीजिए। इनका दूसरा नाम याद आ रहा हो किसी को तो लिखना, ठीक है ना। दूसरा नाम अगर याद आ रहा हो तो लिखना। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं और पैसिव या जो भी आप कहना चाहें इसको। और एक होते हैं नेग्लेक्टफुल। क्या होते हैं? नेग्लेक्टफुल, यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये अवॉइडेंस में है, इनको पता ही नहीं बच्चा कौन सी क्लास में है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें, पैसिमिस्टिक है ना, परमिसिव, परमिसिव होते हैं एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर हम बात करें परमिसिव की, परमिसिव की जब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा सिंपल बात है। एक चीज होती है केयर, जो पेरेंट में होनी चाहिए क्योंकि बच्चे को केयर चाहिए, और दूसरी चीज होती है कंट्रोल, के थोड़ा सा कंट्रोल भी हो, क्योंकि बच्चा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा से वो उसमें उतनी समझ हो कि वो सारे डिसीजंस अपने अच्छे ले ले। तो और शुरुआत में जीवन के जरूरी होता है कि एक डिसिप्लिन बच्चे में आ जाए, तो इसलिए कंट्रोल की भी जरूरत होती है, ठीक। तो केयर और कंट्रोल 2 ही चीजें हैं पेरेंटिंग में जो जरूरी है यहाँ पे, है ना, केयर और कंट्रोल।
अब जब हम केयर और कंट्रोल की बात कर रहे हैं, दो चीजें हैं पूरी पेरेंटिंग में यहां पे अगर हम समझें, केयर और कंट्रोल, ठीक है। अब केयर और कंट्रोल की जब हम बात करेंगे तो यहां पे अथॉरिटेरियन में केयर भी ज्यादा है और कंट्रोल भी ज्यादा है ना। कंट्रोल भी ज्यादा है और केयर भी ज्यादा है, यानी कंट्रोल भी अप है और केयर भी अप है। बेहद कंट्रोल बेहद केयर, है ना, कि भाई जो हमने कह दिया वही करोगे, या कंट्रोल कई बार लो भी हो जाती है इनकी। अगर अथॉरिटेटिव की बात करें तो केयर अप है, कंट्रोल भी अप है, एक तरह से ये कह सकते हैं। यहां पे केयर डाउन हो जाएगी, यहां पे केयर डाउन हो जाएगी, ठीक। केयर परमिसिव में क्या है, परमिसिव में केयर भी लो और कंट्रोल भी लो, कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। नेग्लेक्ट मतलब बेसिकली ये ऐसे वाली चीज है, केयर ज्यादा होती है परमिसिव में, आज मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। और नेग्लेक्टफुल की जब हम बात करें तो केयर लेस कंट्रोल लेस, ठीक। मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैथ्स जैसा लगने लग गया होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल बात है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स केयर उतनी इनकी नहीं होती, कंट्रोल इनका ज्यादा होता है, ठीक। तो ये फिर हिटलर बन जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, केयर कम है कंट्रोल ज्यादा है, कह दिया तो कह दिया। ये अमिताभ बच्चन है किसके, कभी खुशी कभी गम के। अथॉरिटेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केयर भी है आपके बच्चे के प्रति और कंट्रोल भी है, यानी आप क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करके तरीका निकाल लेंगे। परमिसिव की जब हम बात करें तो यहाँ केयर इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल कम हो जाता है, मेरे बच्चे को जो चाहिए वही चाहिए, बच्चा चाहे अपना सर फोड़ने की बात कर रहा हो, मतलब अपने लिए खराब चीजें ढूंढ रहा हो। केयर यहाँ बिल्कुल कम है नेग्लेक्टफुल में, और कंट्रोल भी कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे आ जाते हैं महीने के। वो मूवी आपने देखी होंगी जिसमें माँ बाप चेक दे देते हैं, माँ बाप की शक्ल देखी नहीं है बच्चे ने पूरी जिंदगी, बट पैसे देखे हैं बस। तो ये वही वाले हैं नेग्लेक्टफुल, हो सकता है वो पैसे बिना देते हो, है ना, वहां फिर भी थोड़ी बहुत केयर होगी। तो नेग्लेक्टफुल जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। बेस्ट कौन सा है, बेस्ट सिंपली आपका अथॉरिटेटिव है अगर हम बात करें, ठीक है। टीचिंग में कौन सी बेस्ट है स्टाइल, तो वो डेमोक्रेटिक है, यानी जहां पे बातचीत हो और काम बने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस टेक्स प्लेस, जो विकासात्मक परिवर्तनों की श्रृंखला है वो होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। मतलब जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है, यानी कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जिसके द्वारा बच्चे में डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे, वो अपने स्कीमा को अपडेट कर पाएगा, अपनी समझ को बेहतर कर पाएगा, किसके द्वारा, क्योंकि वो संज्ञान की बात कर रहे हैं पियाजे। जवाब दीजिए, बताइएगा फटाफट। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की तो वो कौन से एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस और सोशल ट्रांसमिशन ये भी फैक्टर्स में है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन ये भी है, सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन, इन सबसे बेहतर क्या है, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस, स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन, जब आप संज्ञानात्मक समझ की बात कर रहे हैं, उसको अपडेट करने की बात कर रहे हैं, तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया में आते हैं। मतलब कुछ ऐड करना और कुछ चेंज करना, ठीक, दोनों अडेप्टेशन की प्रक्रिया में आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अडेप्ट करके ही हम अपने डेवलपमेंटल चेंजेस पाते हैं, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड चेंजेस की ही पियाजे बात कर रहे हैं, कोई शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ 5 ईयर ओल्ड, एक 5 साल का बच्चा है, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज गिवन 10 पेबल्स, उसको पत्थर, छोटे वाले क्या बोलते हैं उनको, छोटे पत्थर को पेबल बोल रहे हैं हम, अरे वो खेलते भी तो थे उछाल उछाल के, याद आया क्या, नहीं कंचे अलग होते हैं, है ना, पिट्ठू बोलते थे, कुछ तो बोलते थे हिंदी में। तो वो पेबल्स दिए गए उसको, छोटे छोटे 10 पेबल्स हैं, एक बच्ची है 5 साल की, उसके पास 10 पेबल्स हैं। बाय हर टीचर शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल अ शॉर्ट लाइन, यानी ये जो 10 पेबल्स मिले बच्ची को, एक शॉर्ट लाइन बना दी बच्ची ने, है ना, मान लीजिए 10 है, एक लॉन्ग लाइन क्रिएट कर दी दूरी पे रख करके, है 5 ही पेबल्स या 10 ही पेबल्स हैं, और लाइन और एक सर्कल बना दिया, है ना, शेप चेंज कर दी, पेबल्स उतने ही हैं, बस शेप चेंज कर दी, है ना, मेरा सर्कल थोड़ा खतरनाक है, ठीक। तो एक शॉर्ट लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी रेखा और एक वृत्त या सर्कल को बनाया, सेम पेबल्स हैं, ठीक है ना, सेम पेबल्स हैं, वही 5
10 पेबल्स हैं जितने दिए थे टीचर ने, काउंटेड दीज पेबल्स रिपीटेडली। अब इनको अलग अलग शेप में रख के और रिपीटेडली काउंट कर रहे हैं कि अभी भी 10 ही हैं क्या, अच्छा बड़ी लाइन में भी 10 ही हैं, अच्छा सर्कल में भी 10 ही हैं, अच्छा ट्राइंगल में भी 10 ही हैं, जो कि 10 ही होंगे अगर 10 थे तो, ठीक है ना। वो अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमास इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने के प्रयास में है। संज्ञानात्मक स्कीमा मतलब आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज बिल्ड करने के कोशिश में है ये करके। बताइए कंजर्वेशन क्या है, ये कंजर्वेशन, ठीक। सीरिएशन नहीं है, सीरीज में नहीं देख रही है, वो नंबर पे उसका फोकस है, क्वांटिटी सेम है या नहीं है, शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, ये कंजर्वेशन है कि भैया शेप चेंज हुई, यहाँ पे लाइन से सर्कल बनाया, शेप चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी अभी भी सेम है, वॉल्यूम अभी भी सेम है, 10 के 10 पेबल है, ठीक। साइज चेंज हो गया, जब आपने देखा एक लंबी लाइन बनाई एक छोटी लाइन बनाई, फिर भी पेबल्स 10 के 10 है, मतलब शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स की यहां बात हो रही है, संख्या का संरक्षण की बात हो रही है। नॉमिनल स्केल, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, नथिंग एल्स, ठीक। ट्रांजिटिव होता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन है, वो ट्रांजिटिव रीजनिंग होती है, ये भी आ जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वाइगॉस्की के अनुसार द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। किससे हो रहा है संज्ञानात्मक विकास, बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताइएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए, और लाइक शेयर करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिए। देखिए लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। तो आपको पता है जब भी वाइगॉस्की की बात होगी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। कल्चरल मोड्स, ढंग, प्रकार नहीं, कल्चरल सिग्निफायर्स, कल्चरल डेरिवेटिव्स नहीं। कल्चर क्या है, टूल है। देख रहे हो ऑप्शन से कैसे घुमाया गया, हर एक वर्ड में कल्चर लिख दिया, हर एक ऑप्शन में कल्चर दे दिया, ठीक है ना। तो कल्चरल टूल्स, वाइगॉस्की समाज, संस्कृति और भाषा को एक टूल मान रहे हैं, किसका, संज्ञानात्मक विकास का, कि हमारा संज्ञान बेहतर होगा, उसके लिए टूल्स हैं कि मेरे कल्चर में जो चलता है उसकी नॉलेज में लूं, एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हूं, तो उससे क्या होगा, मेरा संज्ञान बेहतर होगा। जब संस्कृति में, समाज में और भाषा का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके संज्ञान, जब आप रामलीला देखने जा रहे हैं तो कुछ तो आपके कल्चर ने आपके संज्ञानात्मक पक्ष पे प्रभाव डाला होगा, आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन कुछ तो बेहतर हुआ होगा, ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, तो कल्चरल टूल्स हैं ये। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझिए। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब आप सीटेट आपने दिया, आपका नहीं हुआ, लेकिन आप क्रैक कर सकते हैं, ये आपके संभावित क्षेत्र में है ना, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ाई की है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग भी खत्म की है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्षमता से बाहर की चीज है। तो ये ZPD है, जिस जोन में आपका विकास होना संभव है यदि सही सपोर्ट मिल जाए। अब वो सपोर्ट लेट्स लर्न हो सकता है, किताबें हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं, कोई और टीचर हो सकता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में विकास की, तो ये किससे फैसिलिटेट होगा, कोलैबोरेटिव डायलॉग से, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंड्यूरा करेंगे कि बच्चा अनुकरण, या फिर देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश में चेंज कर दिया, या फिर अवलोकन के द्वारा सीखेगा, देख करके दूसरे को। रिवर्सिबल थिंकिंग की बात भी पियाजे कर रहे हैं। एक्सपोजिटरी लर्निंग होती है थोप देना बाहर से आप पे, ठीक। कोलैबोरेटिव डायलॉग, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात वाइगॉस्की कर रहे हैं, और ये ग्रुप लर्निंग की, कोऑपरेशन की, सहयोग की बात करेगा जो भी समाज की बात करेगा, ठीक है ना। तो सहयोगात्मक संवाद के कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में बैठ के ग्रुप में सीख रहे हैं, ये वाइगॉस्की का क्लासरूम है, जहां कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव डायलॉग होगा, असिस्टिव लर्निंग होगी, ये सब वाइगॉस्की की क्लास का माहौल है। क्योंकि ये कहेंगे बच्चे समाज में रचना करते हैं ज्ञान की, उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, उसका सिंपल सा मतलब हुआ बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे होंगे, समाज का छोटा रूप ग्रुप ही हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा सुझाई गई पश्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है, यानी जो लेवल 5 है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन की बात होती है, किसमें, कोहलबर्ग के सिद्धांत में। ये सब यूट्यूब पे कराया हुआ है, फ्री में भी कराया हुआ है, बैचेस में भी हो रहा है, अपडेटेड वे में भी करा देंगे,
ठीक है। आप फ्री नहीं देखा है तो देख लीजिए। अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई फ्री अग्रीमेंट नहीं होता है फिफ्थ स्तर। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फ्री एक्सप्लोरेशन नहीं है कि बेवजह आप एक्सप्लोर करते फिर रहे हैं कि बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से एथिक्स हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे मॉरल रूल्स आप क्रिएट करें, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, यानी नियमों में बदलाव संभव है, यदि वो ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं तो उनमें चेंज आना चाहिए, ये कहता है फिफ्थ लेवल। ठीक। द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, वो सब यहां नहीं है ना। फ्री एक्सप्लोरेशन मजे मजे में नहीं, जरूरत पड़े तो चेंज करना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, जो चीजें बनी हुई हैं ऐसे रूल्स जिनको चेंज की जरूरत है उनमें चेंज कर देना चाहिए अगर वो ह्यूमैनिटी के भले के लिए नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, मतलब जॉन डुई याद रखने आपको, जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे, है ना, करके सीखने की बात करेंगे। बच्चा क्या है, एक्टिव होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ता हुआ। जैसे समाज प्रोग्रेसिव कब कहलाएगा, जब वो बेहतरी के लिए चेंज की बात करेगा। डेवलपमेंट भी क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस की ही श्रृंखला है, यानी प्रगतिशील जो परिवर्तन है उनकी श्रृंखला है। तो एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, एम्पैथी का। मतलब अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, आप एक बेहतरी की ओर बढ़ते हुए टीचर हैं, वो ट्रेडिशनल टीचर नहीं है जो लड़के और लड़कियों के वही सेम एग्जाम्पल देता आया है या देती आई है जो चलते रहे हैं। अच्छा तुम लड़के हो, अरे क्या करोगे यार, तुम तो ये कर लो, है तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ये करो। लड़की हो, अच्छा तुम ये पायलट क्यों बनना चाहती हो, है या बाहर क्यों जाना चाहती हो खेलने के लिए। तो ये ट्रेडिशनल टीचर हुआ। प्रोग्रेसिव टीचर क्या है, जो बच्चों को आजादी दे। आजादी का मतलब जिसके विचार समय के साथ इंप्रूव हुए हैं, बेटर हुए हैं। ठीक। तो अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि आप सभी बनेंगे, नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लास, तो आपका रवैया किस प्रकार का होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए आप में, यानी समानुभूति, यानी आप दूसरे के शूज में बच्चे के दर्द को, अपना दर्द महसूस कर पाए, बिल्कुल होनी चाहिए एम्पैथी, है ना। एम्पैथी वैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग आप में होनी चाहिए, ठीक है ना। सविता सही बात है। फिर है कंट्रोल। कंट्रोल की ज्यादा जरूरत नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। जब अच्छा टीचर होता है ना, तो जबरदस्ती आप शोर नहीं मचाते क्लास में, अपने आप शांत हो जाते हैं, ठीक है ना। मुस्कान करेंगे प्रावधान। तो कंट्रोल नहीं चाहिए। केयर, हाँ केयर चाहिए भैया। अगर एज अ टीचर आप में केयर नहीं है तो फिर आप क्या ही करेंगे बच्चों के साथ। एम्पैथी, कंट्रोल और डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आप थोपेंगे नहीं बच्चों पे। एम्पैथी, रियलनेस यानी वास्तविकता और केयर, तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं भाई हमें, ये तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं। ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं एम्पैथी, रियलनेस और कंट्रोल की, अगेन कंट्रोल ले आए आप, भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हम तो बच्चे को एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आजादी देने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल। ठीक। तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह की, कि जो टीचर है वो रियलिस्टिक भी हो, रियलनेस भी हो, वास्तविक भी हो। ऐसा नहीं है कि आप उससे कनेक्ट ही ना कर पाए। एम्पैथी भी हो, दूसरे के दर्द में दुखी भी होना आता हो, दूसरे के बच्चे को समझ भी पाए कि वो किसी बात को अगर शेयर कर रहा है तो कहां से। केयर भी हो, ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोल में